नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, खांसी, थकान और जोड़ों में दर्द हो सकते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस का संकेत। आइए इसके लक्षणों को जानते हैं। जी हाँ, विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम की खतरनाक बीमारी के शिकार हैं। भारत में इस बीमारी के बारे में जागरूकता न होने के कारण हजारों लोग हर साल मरते हैं, जबकि उनमें से ज़्यादातर को इसका पता भी नहीं होता है। दरअसल इस बीमारी के लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर इलाज में देरी और लापरवाही के कारण ये बीमारी जानलेवा साबित होती है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के फेफड़ों के अंदरूनी ऊतक यानी टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। इस बीमारी में ऊतक मोटा और सख्त हो जाता है, जिससे मरीज के लिए सांस लेना कठिन हो जाता है और इसके रक्त को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं। बीमारी के लक्षणों को जानते हैं। टीबी और दमा जैसी बीमारियों और फेफड़े की फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लक्षणों में काफ़ी समानता होने के कारण कुछ डॉक्टर भी इस बीमारी की पहचान करने में चूक कर जाते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के मुख्य लक्षण कुछ एक इस प्रकार से हैं। सांस की तकलीफ, लगातार सूखी खांसी आना, भूख कम लगना, बिना किसी कारण के वजन में कमी होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना। रोग की जांच। इन लक्षणों के दिखने पर इन्हें सामान्य नहीं समझना चाहिए। अगर ये लक्षण आपको ज़्यादा परेशान करते हैं तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय से इलाज किया जाए तो इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नामक जांच के जरिए दमा और फेफड़े की फाइब्रोसिस में अंतर आसानी से किया जा सकता है। फेफड़े की फाइब्रोसिस का सटीक पता लगाने के लिए फेफड़े का सीटी स्कैन कराया जाता है। रोग का इलाज। जी हाँ, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के गंभीर होने पर फेफड़े मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने लगते हैं। इसी को हनीकॉम्बिंग कहते हैं। इस अवस्था में ऑक्सीजन देना ही आखिरी उपचार बचता है। बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में स्टेरॉयड, एन-एसिटाइल सिस्टीन, परफेनिडोन इत्यादि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। फेफड़े की फाइब्रोसिस में फेफड़े का प्रत्यारोपण किया जाता है या किया जा सकता है। ऐसा ट्रांसप्लांटेशन हमारे देश में अभी शुरुआती अवस्था में है और अत्यधिक खर्चीला भी है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में संक्रमण रोकने के लिए समय समय पर टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन करवाना आवश्यक है, जैसे इन्फ्लुएंजा हर साल और न्यूमोकोकल वैक्सीन हर 5 साल में डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगवा लेना चाहिए। अब इन बातों पर ध्यान दें। जी हाँ, वैसे तो फेफड़ों की फाइब्रोसिस के कारण अज्ञात हैं, लेकिन देखा गया है कि जिन लोगों को गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि GERD की समस्या होती है, उनमें फेफड़ों की फाइब्रोसिस होने की आशंकाएं ज़्यादा होती हैं। कुछ दवाओं के प्रभाव के कारण फेफड़ों की फाइब्रोसिस हो सकती है, जैसे कैंसर की दवाएं। हालांकि मेडिकल साइंस ने अभी तक यह साबित नहीं किया है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि प्राणायाम भी फेफड़ों की फाइब्रोसिस के शुरुआती दौर में लाभदायक हो सकता है। वहीं धूम्रपान करने वाले लोगों में फेफड़ों की फाइब्रोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। टीबी और फेफड़े की फाइब्रोसिस में अंतर। टीबी की बीमारी में बुखार आता है, जबकि पल्मोनरी फाइब्रोसिस में सामान्यतः बुखार नहीं आता है। टीबी की बीमारी में खांसी में खून आता है, जबकि पल्मोनरी फाइब्रोसिस में सामान्यतः खांसी में खून नहीं आता है। टीबी के मामले में सामान्यतः एक्सरे में धब्बा ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, जबकि पल्मोनरी फाइब्रोसिस में सामान्यतः एक्सरे में धब्बा निचले हिस्से में पाया जाता है। इसके अलावा टीबी के मरीजों के नाखून में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि पल्मोनरी फाइब्रोसिस की स्थिति में मरीज के नाखून तोते की चोंच की तरह हो जाते हैं। इसके अलावा बलगम की जाँच में टीबी के जीवाणु मिलने पर इसे टीबी समझना चाहिए। जी हाँ, अगर ना मिले तो टीबी ना समझें। जी हाँ, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जान सुरक्षित रह सके। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।